हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, preamble of Indian Constitution and basic structure of Indian Constitution। एंड लेक्चर नंबर 2 में हमें डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं एक बात बता दूंगा एंड आई रिक्वेस्ट यू कि ये लेक्चर जो है ये पूरा देखिएगा, क्योंकि लेक्चर के बाद यू विल योर सेल्फ रियलाइज दैट कि हम एक कहानी सुन रहे थे। ठीक, सो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी 1934 से स्टार्ट होती है। मीन्स 1934 से कहानी स्टार्ट होती है जब सीपीआई का फाउंडर, सीपीआई मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका फाउंडर जो था एम.एन. रॉय था। और सीपीआई उसने फाउंड की थी 1921 में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी बेसिक पॉइंट्स जो है आपके लिख के रखे हैं, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। तो सीपीआई उसने फाउंड की थी 1921 में एंड 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उसी ने रखी थी। मीन्स अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर विल बी एम.एन. रॉय, क्योंकि एम.एन. रॉय ने ही 1934 में पहली बार ब्रिटिश के सामने डिमांड रखी थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक, उसके बाद 1930 के बाद जब एम.एन. रॉय ने ये डिमांड रखी, बट कांग्रेस जो था उस टाइम हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस अंदर से अंदर सोचने लगा, यार आजादी की लड़ाई हम लड़े, आजादी के आगे आगे हम चले, आजादी की लड़ाई में आगे आगे हम चले, कुर्बानी हम दे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड राय साहब करे, ऐसा तो होगा नहीं। सो 1935 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 1935 में कांग्रेस ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। ठीक, फिलहाल बात कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हो रही है, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक, तो 1935 में जब ये डिमांड की कांग्रेस ने, बट उसके बाद कांग्रेस मन ही मन फिर से सोचने लगा, यार डिमांड तो हो गई, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, बट उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ब्रिटिश की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मींस देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। ठीक, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होनी चाहिए ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो इसीलिए 1938 में फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, बट दिस टाइम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। उसने ये बात रखी, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, बट आप लोगों की मुदाखलत उसमें नहीं चाहिए, उसमें ब्रिटिश की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक, दिस वाज द पॉइंट नंबर 3। एंड आफ्टर दैट वक्त गुजरता गया और 1940 का टाइम आया। मींस 1940 आया, 1940 1940 आया। ऑलरेडी उस टाइम 1939 में ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था। ठीक, 1939 में ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था अप टू 1945। ठीक, इधर अगर आप देखोगे तो मैंने लिख के रखा है 1939 से 1945 तक। तो ब्रिटिश को ये ख्याल आया, ब्रिटिश को ये मन में ये बात चली गई कि क्यों ना इस वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हम इंडिया की सहायता ले। तो इसीलिए ब्रिटिश का जो वाइसराय था उस टाइम, वाइसराय लिनलिथगो, उसने एक ऑफर रखी, एक प्रपोजल रखा इंडिया के सामने कि हमें आपकी सहायता चाहिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और उस ऑफर को नाम दिया गया अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 1940 में हुआ। वाइसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस, बट गांधी जी ने स्पेशली ये ऑफर उसकी डिनाई कर दी। उसने कहा नहीं, हमें ये ऑफर आपकी मंजूर नहीं है, हम जंग में आपकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे। ठीक, अब उन दिनों
दो बड़े ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे। एक था जर्मनी का एडोल्फ हिटलर और दूसरा था इटली का बेंटियो मुसोलिनी। ये दो बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। तो ब्रिटिश का जो मीन्स जंग में ब्रिटिश का बहुत बुरा हाल हो रहा था। ब्रिटिश के बहुत सारे सिपाही मर रहे थे। ब्रिटिश के मतलब सारे रिसोर्सेज जंग में खर्च हो रहे थे। तो फिर 1942 आया। 1942 में ब्रिटिश की तरफ से क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया, ताकि वो इंडिया की सहायता मांग सके फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फिर से क्रिप्स मिशन का मेन मोटिव था इंडिया का सपोर्ट लेना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। यह बात हमें याद रखनी है इधर। तो क्रिप्स मिशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और इसीलिए मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। तो क्रिप्स इंडिया आया। उसने इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखी कि आप जंग में हमारी मदद करो, बदले में हम इंडिया को फ्री करेंगे और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट करो। बट गांधी जी ने इस बात से भी इनकार कर दिया। गांधी जी ने कहा नहीं क्रिप्स बाबू, बात सुन लो, आप अभी कंप्रोमाइज करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हो। मीन्स यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंप्रोमाइज इन एनी मैनर। समझौता तो आप बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते हो। और रही बात आजादी की, वो तो आज न कल आपको देनी ही देनी है। ठीक। और इसी 1942 में जो क्रिप्स आया, उसी के बाद गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। मींस देन इन 1942 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और गांधी जी ने जो क्रिप्स मिशन इंडिया आया था, गांधी जी ने उसको नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक का। मींस गांधी जी नेम्ड द मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक। मींस एक ऐसी चेक जो कभी क्लियर होगी ही नहीं। ठीक। और 8 अगस्त 1942 में मींस 1942 में गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। मींस अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से मतलब पूरा दुनिया रो पड़ा। हादसा ऐसा था कि अमेरिका ने जापान के दो मशहूर शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटम बम्स ड्रॉप कर दिए। मींस अमेरिका ड्रॉप्ड 2 एटम बम्स ऑन द 2 सिटीज ऑफ जापान, और जिसकी वजह से 13 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो गया, क्योंकि जापान ने अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। जापान ने कहा बस भाई, अब हम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि एटम बम ड्रॉप हुआ था जिसकी वजह से पूरी दुनिया रो पड़ी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया शेक हिल गई, शेक हुई पूरी दुनिया। इसीलिए जापान ने हथियार डाल दिए। अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड अगर किसी के लिए, हर किसी के लिए मीन्स तबाही का सबब बना, बट इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड संजीवनी का काम कर बैठा। वो कैसे? वो ऐसे कि इंडिया असल में ब्रिटिश के तले दबे हुआ था। मीन्स इंडिया को ब्रिटिश डोमिनेट कर रहा था, हुकूमत कर रहा था इस पे, राज कर रहा था इस पे। बट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से ब्रिटिश बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि ब्रिटिश की बहुत ज्यादा आर्मी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मर गई। ब्रिटिश के पूरे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए, ब्रिटिश की पूरी वेल्थ खत्म हो गई। अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो ब्रिटिश के अंडर थी उनको आजाद करना स्टार्ट कर ही दिया था। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो स्टार्टेड द फॉर्मेलिटी टू फ्री इंडिया। मीन्स इंडिया को फ्री करने की फॉर्मेलिटी भी स्टार्ट हो गई थी। सो 1946 में फिर मई 1946 में 1946 जैसा कि आपको इधर दिख रहा होगा, ब्रिटिश ने फिर से एक हाई लेवल मिशन को इंडिया में भेजा, और उस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन था। ऑलरेडी आपने सुना होगा मिशन के बारे में। और इस मिशन में ब्रिटिश के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जिनका नाम था, एक का नाम था क्रिप्स, दूसरे का नाम था लॉरेंस एंड तीसरे का नाम था अलेक्जेंडर। ये 1946 की बात है। मीन्स 1946 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1946 ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया
जिसमें क्रिप्स, लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर ये तीनों उसके मेंबर्स थे, एंड एट द सेम टाइम दे वर द मिनिस्टर्स इन द ब्रिटिश कैबिनेट। और फाइनली 1946 में, मई 1946 में ही इन्हीं तीनों ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडेशन डाली। ठीक, मीन्स 1946 में फिर इन्हीं तीनों ने, मीन्स क्रिप्स ने, लॉरेंस ने एंड अलेक्जेंडर ने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाउंडेशन ले की। ठीक है, दे लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, अभी 1934 से स्टार्ट हुई थी, जब एम.एन. रॉय साहब ने डिमांड की थी, 1946 में कंप्लीट हुई जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया, तो इट मीन्स दैट इट टुक 12 लॉन्ग ईयर्स टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स वर हियर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो आंसर इज ऑफ कोर्स 389, जैसा कि ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब आपको दिख रहा होगा 389 को तीन हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, मींस 292, 93 एंड 4। अब ये तीन हिस्से कौन से हिस्से थे? लेट मी एक्सप्लेन यू। पहला तो 389 में 292 इधर से 93 एंड इधर से 4। एक्चुअली उन दिनों क्या होता था, उन दिनों स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, मींस जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तो स्टेट्स नहीं बल्कि प्रोविंसेस हुआ करते थे। एंड प्रोविंसेस भी दो टाइप्स के हुआ करते थे, वन वाज लार्ज प्रोविंसेस एंड सेकंड वायर स्मॉलर प्रोविंसेस। ठीक है, एक तो लार्ज प्रोविंसेस हुआ करती थी, एक तो स्मॉलर प्रोविंसेस हुआ करते थे। लार्ज प्रोविंसेस को गवर्नर प्रोविंस भी कहा जाता था एंड स्मॉलर प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहा जाता था। यह बात आपको याद रखनी है। लार्ज प्रोविंसेस को गवर्नर प्रोविंस कहा जाता था, स्मॉलर प्रोविंसेस को चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहा जाता था। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो लार्ज प्रोविंसेस थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर चलाता था, एंड जो स्मॉल प्रोविंसेस थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ कमिश्नर चलाता था। ठीक, अभी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस या स्मॉल प्रोविंसेस थे वो 4 थे टोटल। ठीक, कौन कौन सा? एक तो था दिल्ली, उसमें दूसरा था अजमेर, तीसरा था क्वाग एंड चौथा था बलूचिस्तान। ये 4 जो थे स्मॉल प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। इन 4 में से 4 मेंबर्स इलेक्ट होके आए, मेंबर्स ना, जो हम 389 मेंबर्स की बात कर रहे थे, मीनस कि 292 कहां से आए, 93 कहां से आए और 4 कहां से आए? मीनस जो स्मॉल प्रोविंसेस थे उनमें से 4 आए, बट कैसे आए? इलेक्टेड, मीनस इलेक्शन लड़के आए। ठीक, अभी 292 कहां से आए? ये आए फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस, ये गवर्नर प्रोविंस से आए। गवर्नर प्रोविंस उन दिनों कितने हुआ करते थे? गवर्नर प्रोविंस 11 हुआ करते थे, मीनस 11 गवर्नर प्रोविंसेस से 292 इलेक्टेड आए। मीनस 292 इलेक्टेड थे, ये 4 भी इलेक्टेड थे, मीनस टोटल 296 इलेक्टेड थे। और ये 93 दीज वेर नॉमिनेटेड। अभी नॉमिनेटेड कौन से नॉमिनेटेड थे? देखो उन दिनों में क्या हुआ था, उन दिनों में राजघराने थे। राजघराने मीन्स प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी उन दिनों। एंड हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन टोटल? देयर वर 29 प्रिंसली स्टेट्स इन टोटल। अब प्रिंसली स्टेट्स में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको बोला गया कि आप राजा महाराजा ठहरे, आपको इलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपनी स्टेट से मेंबर्स भेज दो। तो राजा साहब ठहरे, उसने एक बंदे को उठा दिया, आप जाओ, दूसरे को बोला आप जाओ, तीसरे को बोला आप जाओ। तो फाइनली 29 प्रिंसली स्टेट से 93 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, मींस नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। सो टोटल में 292 फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस और फ्रॉम द लार्ज प्रोविंसेस। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 4 फ्रॉम द स्मॉल प्रोविंसेस, और यू कैन से दैट फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड 93 फ्रॉम द 29 प्रिंसली स्टेट्स दैट वर नॉमिनेटेड। ठीक है, फिलहाल इतना क्लियर। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि
Why was this number so specific? Means 389 members ही क्यों? Why not 390? Why not 400? Why not 500? Why was this number 389 exactly? ठीक, तो इस बात का आंसर है कि 389 ही मेंबर्स क्यों थे। इस बात का आंसर यह है कि उन दिनों इंडिया की पॉपुलेशन जो थी वो थी 389 मिलियन। ठीक, तो 389 मिलियन पॉपुलेशन थी, तो मेंबर्स भी 389 ही रखे गए। मीन्स रेशो था 1:1 मिलियन। मीन्स 1 मिलियन लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। मीन्स 1 पर्सन वॉज रिप्रेजेंटिंग ए टोटल ऑफ 1 मिलियन पीपल। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके मेंबर्स जो थे वो 3 कम्युनिटीज से लिए गए। 1 वॉज मुस्लिम, सेकेंड वॉज सिख एंड थर्ड वॉज जनरल। अभी जनरल में कौन कौन आते थे? जनरल में सारे, बट अदर देन मुस्लिम्स एंड सिख्स, अदर देन मुस्लिम्स एंड सिख्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हुई थी, मेंबर्स भी तैयार थे, तो अब फर्स्ट मीटिंग की बारी आई। ठीक, अब तो मीटिंग करनी थी। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग बुलाई गई। याद रखना है डेट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी। तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, अब चेयरमैन जो इसके थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रसाद साहब को क्या हुआ, 9 दिसंबर को एक्चुअली मीटिंग थी। प्रसाद साहब को 8 दिसंबर को फीवर चढ़ गया, बुखार चढ़ गया प्रसाद साहब को, और प्रसाद साहब ने यह कहा कि मुझे तो मीटिंग में आना नहीं है क्योंकि मेरा तो फीवर है। ठीक, अब सारे सोचने लगे कि इस सूरत हाल में किया क्या जा सकता है। तो फाइनली उन दिनों क्या होता था, उन दिनों इंडिया में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इज्जत दी जाती थी। मीन्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत माना जाता था। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन खोली गई और यह देखा गया कि अगर फ्रांस में ऐसा कुछ होता तो वो क्या करते। तो सॉल्यूशन निकला फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर ऐसा फ्रांस में होता तो वो फिर उसके बाद जो मोस्ट सीनियर मेंबर होता, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द ओल्ड मेंबर जो होता वो उसको चुन के लाते। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह गौर से देखा गया। ऑल द 3, मतलब जो भी 389 मेंबर्स थे उनको गौर से देखा गया। तो उनमें से सबसे बूढ़े इंसान जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद साहब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, ही वॉज 81 ईयर्स ओल्ड। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो टेम्पोररी चेयरमैन बन के आए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद साहब की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक, फिर आया 11 दिसंबर, 11 दिसंबर की तारीख आई। अभी राजेंद्र प्रसाद साहब तो ठीक होके आए थे, वो रिकवर हुए थे। तो 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट चेयरमैन चुना गया। किसका? परमानेंट चेयरमैन चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। मीन्स 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट चेयरमैन चुना। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुना गया। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि आगे ऐसा कुछ मसला ना हो कि चेयरमैन बीमार ना पड़े या कोई और इमरजेंसी ना आए। इसीलिए इस मीटिंग में डिप्टी चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी को भी चुना गया। ठीक, मीन्स एच.सी. मुखर्जी was appointed as the deputy chairman of Constituent Assembly on 11th December 1946, and in addition to that बी.एन. राव साहब को एडवाइजर चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। मीन्स बी.एन. राव was appointed as the advisor of Constituent Assembly। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बी.एन. राव साहब जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मीन्स भारत का पहला जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बी.एन. राव साहब ही थे। ठीक, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार थी, मेंबर्स बनके तैयार थे, चेयरमैन भी चुना गया था, डिप्टी चेयरमैन भी चुना गया था, एडवाइजर भी चुना गया था। अब बारी किसकी थी? बारी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। देयर वॉज समथिंग एल्स रिटन इन द फेट। किस्मत में कुछ और लिखा था। किस्मत में क्या लिखा था? मुस्लिम लीग ने डिमांड किया सेपरेट नेशन का। ठीक, मुस्लिम लीग डिमांडेड ए सेपरेट नेशन। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं,
हमें तो इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें एक अलग नेशन पाकिस्तान चाहिए। एंड ऑन 3 जून 1947, जिसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं, उसको हम लॉर्ड माउंटबैटन प्लान भी बोलते हैं, 3 जून को ही हुआ था, लॉर्ड माउंटबैटन प्लान भी बोलते हैं हम इसको। इस प्लान में इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया, मींस इंडिया अलग पाकिस्तान अलग। अब ठीक, अब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया 3 जून 1947 को। तो उसके बाद क्या मसला हुआ, अब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, 90 मेंबर्स जो थे उन्होंने कर दिया रिजाइन, दे रिजाइनड, क्योंकि वो चले गए पाकिस्तान। तो 389 मेंबर्स टोटल थे, तो 90 मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया क्योंकि उनको चलना था पाकिस्तान। तो रहे कितने, 299 मेंबर्स रहे अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मीन्स ऑल इन ऑल देयर वर 299 मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाउ लेफ्ट। ठीक है, पाकिस्तान सेपरेट होने के बाद आफ्टर लॉर्ड माउंटबैटन प्लान ऑन 3 जून 1947। इसको जून प्लान भी बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबैटन प्लान बोला जाता है, या इंडिपेंडेंस प्लान भी बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे नहीं बनता, थोड़ा 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 बन के कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे एडवाइजर हुए थे एमएन राव साहब, उसको क्या किया गया, उसको भेजा गया दौरे पे, 60 कंट्रीज के दौरे पे उसको भेजा गया, 60 मुल्कों के दौरे पे उसको भेजा गया। उसको बोला गया कि जहां पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखे, अच्छे अच्छे, मतलब जो भी आपको अच्छा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा या अच्छा अच्छा आर्टिकल दिखेगा, अच्छा अच्छा लाइन दिखेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उठा के लाओ। ठीक, तो फाइनली प्रिपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे हुई, एक रफ वर्क किया गया और पहली मीटिंग बुलाई गई 4 नवंबर 1948 को। ठीक, सेकंड मीटिंग फिर 15 नवंबर 1948 को, एंड फाइनल जो मीटिंग हुई वो हुई 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया आफ्टर ए लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर ए लॉन्ग ऑफ हार्ड वर्क एंड आफ्टर 7,500 प्लस अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गई। ठीक, 3 मीटिंग्स हुए थे, वन वाज ऑन 4 नवंबर 1948, सेकंड ऑन 15 नवंबर 1948 एंड थर्ड ऑन 14 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 ड्राफ्ट तैयार करके रखे थे। इन तीनों मीटिंग्स में ड्राफ्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्कशन हुई, एंड आफ्टर द डिस्कशंस देयर वर ऑलमोस्ट 7,500 प्लस अमेंडमेंट्स, एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गई 14 नवंबर 1949 को। ठीक, अभी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट फिर हुई, देखो 14 नवंबर को तो तैयार थी कॉन्स्टिट्यूशन, अब अडॉप्ट तो हम 15 नवंबर को भी कर सकते थे, 16 नवंबर को भी कर सकते थे, बट की कब, 26 जनवरी 1949। क्यों ये 14 से इतने दिनों का डिफरेंस क्यों रखा गया, रीजन इज सिंपल, क्योंकि बीइंग ए सुपरस्टिशियस कंट्री, क्योंकि इंडिया हमेशा शुभ मुहूर्त में मानता है, तो शुभ मुहूर्त 26 जनवरी को ही था, तो इसीलिए 26 जनवरी को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। Adapted on 26th January 1949, but enforced हुआ 26th जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। ठीक, बट अडॉप्ट होने से पहले एक लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी को। ठीक, ए लास्ट मीटिंग ऑफ व्हाट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको याद रखना है, पहली मीटिंग भी याद रखनी है, लास्ट मीटिंग भी याद रखनी है। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 1950, जिसमें क्या था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को यूनानिमसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। मीन्स राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नाउ। किस मीटिंग में, 24 जनवरी 1950, जब लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक, अभी 24 जनवरी को 1950 को तो मीटिंग हो गई, प्रेसिडेंट भी हो गया, उसके बाद एनफोर्स कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला 26 जनवरी 1950, क्योंकि फिर से शुभ मुहूर्त था, 25 को शुभ मुहूर्त नहीं आ रहा था, 26 को आ रहा था, तो 26 जनवरी 1950 को शुभ मुहूर्त था, तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया।
ठीक. Now some technical terms regarding the constitution, formation of constitution, some few points that are important for the examination point of view. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि टाइम टेकन इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा फ्रेम होने में. तो इट इज 2 years 11 months 18 days लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में एंड ए टोटल ऑफ 11 सेशंस. 2 years 11 months 18 days एंड ए टोटल ऑफ 11 सेशंस लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में. अब टोटल कास्ट कितना लगा था, सॉरी ये पॉइंट में इधर लिखना भूल गया हूं. टोटल कास्ट लगा था 64 lakhs उन दिनों के. ठीक है, 64 lakhs उन दिनों के अगर आज देखा जाए तो आज वो 64 million से भी ज्यादा बनता है. अभी इतना टाइम लगा, इतने पैसे लगे, तो बन के क्या आया, बन के आया लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है कि नहीं है, मींस लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया जिसमें 395 आर्टिकल्स उन दिनों थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. ठीक, बट नाउअडेज देयर आर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स है अब एंड 12 शेड्यूल्स है अब. ठीक है, अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं टोटल, 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं टोटल. ठीक है कि नहीं है. लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है, लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 25 जनवरी 2020. इस डेट को लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, मींस 104th अमेंडमेंट जो टोटल अमेंडमेंट्स हुए थे. और अमेंडमेंट क्या हुआ था, अमेंडमेंट ये हुआ था कि रिजर्वेशन जो थी SC ST की वो एक्सटेंड की गई 70 years से 80 years तक, बोथ लोकसभा एंड इन द स्टेट असेंबलीज. एंड जो रिजर्वेशन थी एंग्लो इंडियन की लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में वो खत्म कर दी गई. ये 104th अमेंडमेंट. आपको 104 अमेंडमेंट क्या था वो याद नहीं रखना है, बट आपको याद रखना है कि इस डेट पे हुई थी. अब सिग्नेटरीज कितने थे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थे 284 मेंबर्स. ठीक, अभी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था, वो था GV मावलकर साहब. ठीक है कि नहीं है. अभी नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा हमारा, देखो नेचर ऑफ गवर्नमेंट या तो यूनिटरी होता है या तो फेडरल होता है, बट हमारा यहां क्या है, यूनिटरी है या फेडरल है. हमारा बोथ यूनिटरी भी है फेडरल भी है. यूनिटरी मीन्स जब कंट्री का एक ही हेड होता है, एंड फेडरल मीन्स व्हेन देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मीन्स सेंटर हो, उसके बाद स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में. ठीक है कि नहीं है. अभी हमारा तो इधर सेंटर पे है, स्टेट में है, फिर तो लोकल में, मींस उसके हिसाब से तो हम फेडरल है. बट एज पर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी लगे तो उस वक्त हेड हमारे कंट्री का एक ही होता है, मींस एट दैट टाइम वी आर यूनिटरी. सो हमारा जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है इट इज यूनिटरी प्लस फेडरल, दैट इज नोन एज क्वाजी फेडरल. ठीक है, क्वाजी फेडरल मींस मोर फेडरल एंड लेस यूनिटरी. ठीक, उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो थी ना वो ऐसी रैंडम थी, मीन्स की प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए थे वो ऐसे ही थे, मीन्स अरेंज्ड नहीं थे. इसलिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जो इन प्रोविजंस को एक प्रॉपर अरेंजमेंट देते, प्रॉपर डिजाइन करते कॉन्स्टिट्यूशन को. तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, और उसके साथ साथ मेंबर्स कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी इयर, N गोपाल स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर, DP खैतान. ठीक है कि नहीं है. बट आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो था ये मेंबर, इससे लेटर ऑन रिजिग्नेशन दिया था और इसकी डेथ हो गई थी फिर लास्ट में. ठीक है कि नहीं है, इसकी डेथ हो गई थी और इसने रिजिग्नेशन दिया था. ठीक, ये बात हमें याद रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949. एंथम कब, 24 जनवरी 1950, इट्स 24 जनवरी है. सॉन्ग कब, 24 जनवरी 1950. और फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947. अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इस दिन किया गया. एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आपको पता होगा. सॉन्ग किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी आपको याद होगा. बट फ्लैग किसने डिजाइन किया था, शायद पता हो या ना हो, बट फिर भी बोलना चाहिए, इट ही वॉज पिंगली वेंकैया.
पिंगली वेंकैया वो एक बंदा था जिसने हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, तो एलिफेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो काफी गंदी हैंडराइटिंग में था, कैलीग्राफी उसकी बहुत गंदी थी, हैंडराइटिंग गंदी थी, इसीलिए अच्छे अच्छे हैंड राइटर्स को बुलाया गया। और उसके बाद इंग्लिश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा है पी बिहारी रायजादा ने, एंड हिंदी में लिखा है वेद प्रकाश ने। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गंदी हैंडराइटिंग में था तो इसलिए साफ साफ उसको लिखना था। ठीक, होप यू अंडरस्टूड दिस, एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज द एंड of the formation of Indian Constitution. इसके बाद I hope to see you in the next lecture soon. Thank you, but please, जैसा कि लिखा है, don't forget to subscribe and share my YouTube channel. अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी मेरा लेक्चर मिस ना हो जाए तो प्लीज़ शेयर द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। हमारा जो चैनल है, जो सिलेबस निकल के आया है अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत राज के लिए, हर कोई लेक्चर हम देंगे सिलेबस के हिसाब से, हर कोई टॉपिक हम उठाएंगे, कोई भी नहीं रखेंगे। और जब हम मैथमेटिक्स पोर्शन पे आएंगे तभी आप देखोगे कि मज़ा कितना है पढ़ने में। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड होप दिस टाइम यू आर गोइंग टू अचीव इट एंड यू आर गोइंग टू डू इट definitely. ठीक है, do like the YouTube channel and share it with your friends. Thank you and have a good life ahead and make your parents feel proud of you. Thank you.